नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया की मतलब ऑनलाइन दुनिया की एक छोटी सी हलचल भी असल दुनिया में कितना बड़ा भूचाल ला सकती है। हाँ, ये बात तो है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। वहाँ हाल में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक बैन लगा और उसने न सिर्फ युवाओं को सड़कों पर ला दिया बल्कि सत्ता के समीकरण ही बदल दिए। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी घटना थी ये नेपाल के लिए। हाँ, और हमारे पास इस पूरे मामले पर काफी रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं और जमीन से लोगों की बातें भी हैं। इनसे पता चलता है कि सरकार के एक फैसले पर जेन जी यानी जो आज की युवा पीढ़ी है, उसने कैसे कैसे रिएक्ट किया। जबरदस्त रिएक्शन था वो। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्यों एक सोशल मीडिया बैन, जो शायद सुनने में छोटी बात लगे, इतना बड़ा मुद्दा बन गया। कैसे नेपाल के वो युवा, जिन्हें अक्सर लोग सोचते थे कि राजनीति में रुचि नहीं लेते, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। और इस सब का मतलब क्या है, सिर्फ नेपाल के लिए या शायद हम सब के लिए भी। हाँ, ये सवाल तो बनता है। चलिए तो फिर इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए एक बार, आप सुबह उठें, फोन देखें, इंटरनेट चल रहा है, पर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, टिकटॉक कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद। ओह, नेपाल में लोगों के साथ ठीक यही हुआ और कहानी यहीं से शुरू होती है। जी बिल्कुल। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है जेन जी, मतलब वो पीढ़ी जो 1997 के बाद पैदा हुई। हाँ, डिजिटल नेटिव्स जिन्हें कहते हैं। एकदम डिजिटल दुनिया में ही ये पले बड़े हैं। तो इनके लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब जैसे सांस लेना होता है ना, वैसा है। अच्छा। सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं, बल्कि जानकारी लेना, बात करना, दोस्त बनाना, यहाँ तक कि कई लोग तो इससे कमाते भी हैं। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सही बात है। अब उस समय के नेपाल को भी थोड़ा समझना जरूरी है। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था। देश ना कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। स्टेबल नहीं थी सिचुएशन। भ्रष्टाचार, करप्शन, वो तो जैसे सिस्टम में रच बस गया था। और आम लोगों में, खासकर युवाओं में, इसको लेकर बहुत गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी। और शायद मौके भी कम थे। बिल्कुल। बेरोजगारी बहुत बहुत ज्यादा थी। हालत ये थी कि हर साल हजारों पढ़े लिखे नौजवान अच्छी नौकरी, बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर जा रहे थे। तो एक तरह की, आप कह सकती हैं, हताशा और बेचैनी फैली हुई थी। हाँ, ये तो मुश्किल हालात थे। और ऐसे में सोशल मीडिया शायद एक आउटलेट बन गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ। वो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। एक ऐसी जगह जहां युवा अपनी भड़ास निकाल सकते थे, सिस्टम पर सवाल उठा सकते थे, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते थे। संगठित भी हो सकते थे। हाँ, और संगठित हो सकते थे, अपनी बात बिना किसी रोक टोक के कह सकते थे। तो ये सिर्फ एप्स नहीं थे, ये उनकी आवाज बन गए थे, आवाज उठाने का मंच। उनकी पहचान का हिस्सा। एकदम। और फिर इसी माहौल में सरकार ने वो कदम उठाया जिसने, आप कह सकते हैं, आग में घी डाल दिया। मतलब वो बैन वाला कदम। जी। 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक, सब अचानक से बैन कर दिए गए। कोई खास वार्निंग नहीं, बस बंद। 26 प्लेटफॉर्म्स, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। सरकार ने वजह क्या बताई, क्यों किया ऐसा? देखिए, सरकार का जो ऑफिशियल तर्क था वो ये था कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये नेपाल के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। अच्छा, नियम? कैसे नियम? उनका कहना था कि इन कंपनियों को नेपाल में अपना लोकल ऑफिस खोलना होगा, रजिस्टर करना होगा, और जो यूजर डेटा है उसे नेपाल में ही स्टोर करना होगा। ऐसी कुछ शर्तें थी। सरकार ने कहा कि कंपनियां ये मान नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैन जरूरी है। लेकिन क्या युवाओं ने ये मान लिया, ये टेक वाला तर्क, या उन्हें कुछ और ही लगा? बिल्कुल नहीं माना। युवाओं को ये साफ साफ सेंसरशिप लगी। उन्हें लगा कि सरकार जानबूझकर उनकी आवाज दबाना चाहती है। क्यों? ऐसा क्यों लगा उन्हें? क्योंकि सोशल मीडिया पर ही तो सरकार की नीतियों की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, इन सब मुद्दों की खुलकर आलोचना हो रही थी। तो उन्हें लगा कि ये सीधा उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। और जिस टाइम पर ये किया गया, वो टाइमिंग भी कई लोगों को बड़ी संदिग्ध लगी। तो यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई होगी। मतलब ऑनलाइन दरवाजा बंद हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और मजेदार चीज हुई। युवाओं ने दिखाया कि वो कितने टेक सेवी हैं। अच्छा, क्या किया उन्होंने? जैसे ही बैन लगा, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल एकदम से आसमान छू गया। अरे वाह! लोग वीपीएन के जरिए बैन को बाईपास करके उन्हीं बंद किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वापस पहुंच गए। और फिर वहीं से विरोध की प्लानिंग होने लगी, मैसेज फैलने लगे। मतलब सरकार ने जिसे बंद करना चाहा,
उसी का इस्तेमाल करके लोग और तेजी से ऑर्गेनाइज होने लगे। ये तो कमाल है, डिजिटल ताले को डिजिटल चाबी से ही खोल लिया। फिर क्या हुआ, सड़कों पर कैसे आए लोग? हाँ, तो जो गुस्सा और ऑर्गेनाइजिंग ऑनलाइन दिख रही थी ना, वो बहुत तेजी से जमीन पर मतलब सड़कों पर उतर आई। स्टूडेंट ग्रुप्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे आम नौजवान लड़के लड़कियां भी। कहाँ, काठमांडू में? काठमांडू में और दूसरे बड़े शहरों में भी सड़कों पर उतर आए। हाथों में प्लेकार्ड्स थे, बैनर थे, जिन पर लिखा था डिजिटल अधिकार बहाल करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मत छीनो, करप्ट नेता गद्दी छोड़ो, ऐसे नारे थे। और ये जो नजारा था, ये नेपाल के लिए बिल्कुल नया था, अभूतपूर्व। इतनी बड़ी संख्या में, इतने गुस्से के साथ और इतनी क्लियर मांगों के साथ युवा पहले शायद कभी सड़कों पर नहीं उतरे थे। तो उनकी मांगें क्या थी? शुरू में तो शायद सिर्फ बैन हटाने की बात होगी। हाँ, शुरुआत तो सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग से ही हुई, लेकिन ये आंदोलन बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन गया। अच्छा। मांगें फैल गईं कि बैन तो तुरंत हटे, लेकिन साथ ही जो नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन पर एक्शन हो, उन्हें पद से हटाया जाए और पूरे गवर्नेंस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जवाबदेही तय हो। मतलब ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम की लड़ाई नहीं रही? बिल्कुल नहीं, ये एक बेहतर भविष्य की, एक अकाउंटेबल सरकार की और अपने अधिकारों की लड़ाई बन गई। युवाओं को ये महसूस हुआ कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल शायद बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। जाहिर है, जब इतने लोग सड़कों पर हों और मांगे भी इतनी बड़ी हों, तो टकराव तो हुआ होगा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच। हाँ, दुर्भाग्य से हुआ। शुरू में प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण थे, पीसफुल थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगी। कैसे? कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, हाँ। वायलेंस हुआ। ऐसी खबरें भी आईं कि कुछ गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की, आगजनी की घटनाएं भी हुईं। स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगी। ओह, और पुलिस का क्या रिएक्शन रहा? पुलिस ने भी फिर बल प्रयोग किया, टियर गैस, लाठीचार्ज और कुछ मामलों में तो फायरिंग की भी खबरें आईं। फायरिंग भी? जी, और इन झड़पों का नतीजा बहुत दुखद रहा। दर्जनों लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी थे, और सैकड़ों लोग घायल हुए। कई दिनों तक शहरों में अफरा तफरी मची रही, बहुत तनावपूर्ण माहौल था। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका असर तो फिर सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं रहा होगा। अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, बहुत ज्यादा। सोचिए, जब शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हो, हिंसा हो रही हो, तो कारोबार तो ठप पड़ ही जाता है ना। हाँ बिल्कुल। दुकानें बंद रहीं, बाजार बंद रहे, टूरिज्म जो नेपाल की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। जो शुरुआती अनुमान आए उनके मुताबिक अरबों रुपए की सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ इस पूरी अशांति के दौरान, और निवेशकों का भरोसा भी हिल गया, जिसका असर शायद लंबे समय तक रहेगा। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया, सरकार पर दबाव तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। आखिर में क्या हुआ, राजनीतिक नतीजा क्या निकला? दबाव असहनीय हो गया था। देश के अंदर से भी और बाहर से भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार की बहुत आलोचना हो रही थी। लगातार कई दिनों के विरोध प्रदर्शन, बढ़ती हिंसा और ये जो चारों तरफ से दबाव बन रहा था, उसके बीच उस समय के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जी, उन्हें पद छोड़ना पड़ा। और ये उन युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत मानी गई जिन्होंने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया था। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ये तो बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद क्या हुआ? क्या तुरंत चुनाव हुए या कोई और इंतजाम किया गया? नहीं, तुरंत चुनाव नहीं हुए। स्थिति को संभालने के लिए और देश को और ज्यादा कियोस से बचाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाई गई। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। क्या व्यवस्था थी वो? नेपाल की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी सुशीला कार्की, जिन्हें उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, एक जज को? जी। उनका मुख्य काम था देश में शांति बहाल करना, हालात नॉर्मल करना और नए चुनावों के लिए माहौल तैयार करना। और चुनावों का क्या हुआ फिर? कोई तारीख तय हुई? हाँ, अंतरिम सरकार बनने के साथ ही जो मौजूदा संसद थी उसे भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, और ये घोषणा की गई कि देश में नए चुनाव मार्च 2026 में कराए जाएंगे। मार्च 2026? जी। तो एक तरह से आप देखिए, सोशल मीडिया पर लगा एक बैन, उसने न सिर्फ सरकार गिरा दी बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वाकई नेपाल के हालिया इतिहास की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट वाली घटना थी। सही में। इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम कहें सबसे बड़ा सबक क्या है या इसका महत्व क्या है,
क्या ये सिर्फ एक सरकार का जाना और दूसरी का आना बढ़ था या ऐसे कुछ ज्यादा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया ने, इस आंदोलन ने नेपाल के जीनजी को उनकी अपनी ताकत का एहसास कराया। अपनी ताकत का एहसास। हाँ, उन्हें ये समझ आया कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो वो देश की दिशा बदल सकते हैं। उनके अंदर एक तरह की पॉलिटिकल चेतना जागी। उन्हें लगा कि उनका वोट, उनकी आवाज, ये सब मायने रखता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका असर क्या डिजिटल अधिकारों और लोकतंत्र की जो बहस चलती है उस पर भी पड़ा? निश्चित रूप से, बिल्कुल पड़ा। इस घटना ने नेपाल में और शायद पूरी दुनिया में भी ये बहस तेज कर दी है कि डिजिटल स्पेस में नागरिकों के अधिकार क्या हैं। सरकारें नेशनल सिक्योरिटी या नियमों के नाम पर किस हद तक ऑनलाइन फ्रीडम को कंट्रोल कर सकती हैं? नागरिकों के डिजिटल राइट्स क्या हैं? क्या इंटरनेट एक्सेस एक बेसिक राइट होना चाहिए? ये सारे सवाल अब और ज्यादा जोर शोर से पूछे जा रहे हैं। इसने डेमोक्रेसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिश्ते को, आप कह सकती हैं, फिर से देखने पर मजबूर किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ये बदलाव, ये जो जागृति आई है युवाओं में, ये टिकाऊ होगी, सस्टेनेबल होगी? मतलब क्या मार्च 2026 के जो चुनाव होंगे वो वाकई कोई बड़ा चेंज लाएंगे या फिर जो पुरानी समस्याएं वो वैसी बनी रहेंगी? यस, ये $1 मिलियन का सवाल है। देखिए, युवाओं में जोश है, इसमें कोई शक नहीं। बदलाव की उम्मीद भी है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जैसे नेपाल की राजनीति में जो पुरानी पार्टियां हैं, पुराने नेता हैं, उनका दबदबा अब भी काफी है। भ्रष्टाचार एक इतनी बड़ी समस्या है जो रातों रात खत्म नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि क्या ये युवा शक्ति चुनाव तक एकजुट रह पाएगी? क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लेंगे? क्या जो नई सरकार आएगी वो उनकी उम्मीदा पर खरी उतरेगी? ये सब देखना अभी बाकी है। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। उस दौरान जो युवा सड़कों पर थे उनकी भावनाएं क्या थीं? कुछ आवाजें जो मीडिया में आई वो क्या कहती हैं? कुछ याद है आपको? हाँ, कुछ बयान जो रिपोर्ट हुए थे वो काफी दमदार थे। उनसे पता चलता है कि उनके लिए लड़ाई कितनी जरूरी थी। जैसे एक स्टूडेंट लीडर का बयान था, हम सिर्फ अपने फेसबुक या टिकटॉक अकाउंट के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। भविष्य के लिए। और एक शायद किसी लड़की का बयान भी था। हाँ, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का बयान था। उसने कहा था, ये आंदोलन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है, ताकि उन्हें वो नेपाल न मिले जिसमें हम बड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार और निराशा वाला नेपाल। हम एक बेहतर देश चाहते हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि उनके मन में गुस्सा भी था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। सही कहा, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था बैन पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से जो असंतोष जमा हो रहा था ना, उसका एक तरह से विस्फोट था। सोशल मीडिया बैन ने तो बस एक चिंगारी का काम किया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो कह सकते हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया पर लगा एक बैन एक अप्रत्याशित और बहुत शक्तिशाली युवा आंदोलन की वजह बन गया। जी। इस आंदोलन ने न सिर्फ उस वक्त की सरकार को हटाया, बल्कि देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी बदल दिया। और सबसे अहम बात, इसने नेपाल की जेनजी पीढ़ी को एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। एकदम सही कहा आपने। नेपाल की राजनीति अब वैसी नहीं रहेगी जैसी इस घटना से पहले थी। युवाओं की भागीदारी, उनकी मांगें, इनको अब ज्यादा गंभीरता से लेना ही होगा। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, असली चुनौती तो अब है। बिल्कुल, असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या ये जो एनर्जी है, ये जो जागृति है, ये एक स्थायी सकारात्मक बदलाव में बदल पाएगी? मार्च 2026 के चुनाव, नई सरकार की नीतियां और जमीनी स्तर पर सुधारों के लिए लगातार संघर्ष, ये सब मिलकर तय करेंगे कि ये जो डिजिटल क्रांति हुई, ये कितनी सफल और कितनी गहरी साबित होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जी। क्या वाकई आज के दौर में डिजिटल दुनिया पर लगाई गई एक पाबंदी किसी देश के युवाओं को इस हद तक एकजुट और आंदोलित कर सकती है कि वो स्थापित सत्ता को हिलाकर रख दें? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा हो सकता है जैसा हमने नेपाल में देखा, तो फिर दुनिया भर के लोकतंत्रों और सरकारों के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये भविष्य की कोई आहट है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है।